नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश यादव विज्ञान पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल की क्लास में हम लोगों ने यूरोप में समाजवाद को देखा था और आज की क्लास में हम लोग उसके आगे रूस की क्रांति के विषय में पढ़ रहे होंगे। अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, एक बार उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आज की क्लास जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज जो हम लोग रूस की क्रांति के विषय में पढ़ने वाले हैं, लेकिन रूस की क्रांति की शुरुआत से पहले रूस का जो साम्राज्य था वो कैसा था, कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार था और उसमें किस किस धर्मों के लोग रह रहे थे, वहाँ की समाज जो था वो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी हुआ करती थी। ठीक, और रूस में जो समाजवाद आया वो किस रूप में आया, उसके आने से क्या क्या प्रभाव हुए, उसके बाद ये 1905 की क्रांति किस प्रकार से हुई और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसका रूस की इस समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और किस तरीके से ये सब चीज़ें जो है रूस की क्रांति के कारण के रूप में उभर करके सामने आती हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रूसी साम्राज्य उस समय कैसा हुआ करता था। आज के अगर मैप में आप देखेंगे तो रूस के और जर्मनी के बीच में अनेक छोटे छोटे देश जो है अस्तित्व में आ चुके हैं, लेकिन 20वीं सदी के प्रारंभ में ऐसा बिल्कुल नहीं था। रूस की जो सीमा थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से पूरी लगती थी पश्चिम की तरफ, और पूरब की तरफ जो था रूस का विस्तार जो है पूरा प्रशांत महासागर तक हुआ करता था। ठीक, और इस रूसी साम्राज्य में ऑर्थोडॉक्स लोगों की जो मतलब बहुसंख्यक हुआ करते थे और इसके अलावा प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, इस्लाम और बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ के निवासी हुआ करते थे। ठीक है ना। और अब हम लोग वहाँ की समाज एवं अर्थव्यवस्था को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, हम लोग देखेंगे कि रूस का जो साम्राज्य था, समाज था रूस की क्रांति के पहले वो कैसा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी हुआ करती थी। ठीक है, तो रूस जो था उस समय यूरोप के औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़े हुए देशों की श्रेणी में आता था। रूस की जो है 85% जो जनसंख्या थी, रूस की 85% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर करती थी। रूस की 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी और सिर्फ 15% लोग जो है उद्योगों में लगे हुए थे। ठीक, और वो लोग मूलतः जो है कारीगर हुआ करते थे जिनके यहाँ 2-3 मजदूर होते थे और वो अपना वर्कशॉप टाइप का चलाया करते थे। ठीक है, और ये जो कृषि करने वाले लोग हैं जिसमें मुख्यतः किसान वर्ग है, ठीक है ना, किसान वर्ग, एक किसान वर्ग है और दूसरा जो है कारीगर वर्ग है। इन दोनों से मिल करके रूस का साम्राज्य का निर्माण हुआ है, कृषक वर्ग और कारीगर वर्ग से मिल करके। ठीक है ना। ये कब की बात है, ये है 1890 से पहले की बात। ठीक है, 1890 से पहले की बात। तो 1890 में ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद इनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो 1890 में जो है रूस में रेलवे का आगमन हुआ। धीरे धीरे जैसे रेल का नेटवर्क पूरे रूस में फैला, वैसे ही जो मतलब विदेशी निवेशकर्ता हैं वो भी रूस की तरफ अग्रसर हुए और धीरे धीरे रूस में ये जो कृषक समाज है, कृषि प्रधान जो समाज है, उससे धीरे धीरे कल कारखानों की तरफ विकसित हुए और उद्योगों का विकास धीरे धीरे रूस में बढ़ने लगा। ठीक, 1890 की बाद की ये घटनाएं हैं। ठीक है, चूँकि 85% रूस के लोग जो है वो कृषि पर निर्भर करते थे, तो ये लोग अपनी ज़रूरत भर का अनाज तो उगाते ही थे, बल्कि ये लोग अनाज का निर्यात भी किया करते थे। ठीक है ना। लेकिन 1890 में क्या हुआ कि ये जो कारीगर वर्ग थे ये अपना क्या चलाते थे, वर्कशॉप चलाते थे, वर्कशॉप चलाया करते थे। रेलवे के आगमन से और विदेशी निवेशकर्ताओं के आगमन से रूस में एक चीज़ जो परिवर्तित हुआ वो ये हुआ कि कल कारखानों की स्थापना बहुत ही तेज़ी के साथ हुई। ठीक है, कल कारखानों की संख्या जो है, कारखानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और कुछ ही सालों में जो है रूस की जो कोयला उत्पादन था, कोयला उत्पादन था वो 2 गुना, तथा स्टील का जो उत्पादन था वो 4 गुना तक बढ़ गया।
ठीक। 1890 में जब जो है रेल का जो मतलब रेल का नेटवर्क जो रूस में विस्तृत हो जाता है, उसके बाद विदेशी निवेशकर्ता भी रूस की तरफ आकर्षित होते हैं। कल कारखानों की स्थापना होती है और कुछ ही सालों में कोयले का उत्पादन 2 गुना और स्टील का उत्पादन लगभग 4 गुना तक बढ़ जाता है। तो इस सामाजिक स्ट्रक्चर में निश्चित तौर पर कुछ परिवर्तन हुआ। ये जो कृषक समाज है वो धीरे धीरे इन कल कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के रूप में, मजदूरों के रूप में अस्तित्व में आने लगे। ठीक, ये हम वहाँ अभी तक जो है ये समाज की स्थिति थी। अर्थव्यवस्था के विषय में आप लोगों को पता है कि औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था, मुख्य रूप से कृषि पर डिपेंडेंट था। ठीक, लेकिन यहाँ के जो कृषक लोग थे ना वो यूरोप के अन्य देशों से अलग थे। ठीक, इनकी जो श्रद्धा थी वो मतलब धार्मिक आस्थावान लोग थे ये, लेकिन जमींदारों और सामंतों के प्रति इनकी कोई भी आस्था नहीं थी। रूस के जो मतलब कृषक थे ये लोग कई बार जो है जमींदारों के ऊपर आक्रमण कर देते थे, कर देने से इनकार कर देते थे और उनकी ज़मीनों को हमेशा से छीनने का प्रयास करते थे। उनको लगता था कि इन लोगों को ज़मीन नहीं दी जानी चाहिए, इनकी ज़मीनों को छीन करके किसानों में वितरित कर देना चाहिए। समय समय पर ये किसान लोग क्या करते थे कि अपनी ज़मीनों को एक कम्यून, जिसको ये लोग मीर बोलते थे, उसके पास इकट्ठा करते थे और फिर उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से वो कम्यून प्रत्येक किसान को ज़मीन की मात्रा देता था। ठीक, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन किसानों के अंदर जो है समाजवाद की जो भावना है वो पहले से कहीं ना कहीं मौजूद थी। ठीक, लेकिन 1890 के बाद रेलवे आया। ठीक, उसके बाद कल कारखाने स्थापित होते हैं, औद्योगिक मतलब विकास होता है और एक मजदूरों का वर्ग जो है रूस के समाज में तैयार होता है। ठीक है ना, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जब समाजवाद आता है तब क्या क्या परिवर्तन करता है वो रूस के समाज में। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे रूस में समाजवाद। रूस में समाजवाद, ठीक है ना। रूस में जब समाजवाद आता है, ठीक, तो वहाँ पर कार्ल मार्क्स के विषय में कल हमने आपको बताया था। कार्ल मार्क्स हमने कहा था कि अगर समाजवाद की चर्चा हो, साम्यवाद की चर्चा हो और कार्ल मार्क्स नामक व्यक्ति का नाम ना आए तो समझ लीजिए कि चर्चा अधूरी है। ठीक है ना, तो वही कार्ल मार्क्स हैं जिनके विचारों से प्रेरित होकर के रूस में एक पार्टी की स्थापना होती है। वो कौन सी पार्टी थी? वो पार्टी थी रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। ठीक है ना, ये इसकी स्थापना कब होती है? 1898 में। लेकिन 1914 से पहले रूस का जो मतलब शासक था जार निकोलस द्वितीय, उसने किसी भी राजनीतिक संगठन को मान्यता देने से इनकार किया हुआ था। कोई भी अगर इस तरीके का संगठन बनता था तो उसको गैर कानूनी माना जाता था। इसलिए ये जो संगठन था ये गुप्त रूप से कार्य करता था, अपना एक न्यूज़पेपर भी निकालता था और उसके माध्यम से ये जो श्रमिक वर्ग अभी नया नया तैयार हुआ है रूस में, उनके अधिकारों की बात करता है, उनके लिए हड़तालों का आयोजन करवाता है और उनके हक की लड़ाइयों को लड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा 1900 में एक और पार्टी बनती है जो भी समाजवाद की दूसरी जो पार्टी बनती है वो भी समाजवादी विचारधारा से ही प्रेरित होकर बनती है। उसका नाम होता है समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। ठीक, इन दोनों लोगों के बीच में अंतर क्या था? अंतर ये था कि ये जो रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी है, इसके जो सदस्य लोग थे वो ये लोग मानते थे कि रूस में समाजवाद जो आएगा उसके नेतृत्वकर्ता जो लोग होंगे वो श्रमिक वर्ग के लोग होंगे, मजदूर वर्ग के लोग होंगे, जिनकी क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद रूसी समाज में स्थापित हो पाएगा। लेकिन ये जो समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के स्थापनाकर्ता लोग थे, इन लोगों को ये लगता था कि जो रूस के किसान हैं उनके अंदर पहले से ही
समाजवादी चेतना का विकास हो चुका है, इसलिए रूस में जो समाजवाद आएगा वो किसानों के माध्यम से आएगा, न कि इन मजदूरों के माध्यम से आएगा। ठीक है ना। इनके जो रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी के एक नेता थे जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, उनका मानना ये था कि किसान जो है ये समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी असमानता है, उनके बीच में एकता का अभाव है, वो आपस में ही कई वर्गों में बटे हुए हैं, इसलिए ये लोग इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकते। ऐसा कौन मानता था? लेनिन। लेकिन ये जो दूसरी पार्टी के मतलब कार्यकर्ता हैं, इनको ये लगता है कि मजदूर जो है इस क्रांति को आगे नहीं ले जा पाएंगे और किसान ही इस पार्टी को आगे ले जा पाएंगे। ठीक है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं ये दो वर्गों में बंटते हुए नजर आते हैं। पहला जो वर्ग है उसको बोल्शेविक कहा गया। ठीक है, बोल्शेविक। और दूसरा जो वर्ग था उसको मेनशेविक कहा गया। ठीक है, मेनशेविक। ठीक, रूस में जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे वो दो वर्गों में बंटते हुए नजर आए। पहला जो वर्ग था वो बोल्शेविकों का था और दूसरा जो वर्ग था वो मेनशेविकों का था। बोल्शेविकों के जो नेता थे उनका नाम था लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। ठीक, इन लोगों का मानना यह था, जो बोल्शेविक थे वो ये मानते थे क्योंकि जो जार है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता देने से इनकार करता है और उसकी नीतियां जो हैं बहुत ही दमनकारी हैं, इसलिए पार्टी में जिन लोगों को सदस्यता दी जाए वो लोग बहुत ही लायल होने चाहिए, बहुत ही कम लोग होने चाहिए और उन पर पार्टी का पूरा नियंत्रण होना चाहिए, ताकि पार्टी की कोई बातचीत लीक ना हो और राजा को किसी भी प्रकार से हमारी पार्टी के विषय में कोई खबर ना हो और हमको उस दमन चक्र से बचे रहने में आसानी हो। लेकिन ये जो मेनशेविक लोग थे इनका ये मानना था कि हमको उस राजा के दमन चक्र की परवाह नहीं करनी चाहिए और सभी को पार्टी की सदस्यता दे देनी चाहिए। ठीक, इस तरीके से रूस में हम लोग देख रहे हैं कि समाजवाद आ तो चुका है, समाजवादी पार्टी भी बन चुकी है, लेकिन ये पार्टियां जो है एक तरीके से गुप्त संगठनों के रूप में कार्य कर रही हैं। ठीक, अभी ये खुल करके सामने आने से डर रही हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि हमको खुल करके सामने आना चाहिए। ठीक, अब देखिए, जो हमने बताया था कि रूस की क्रांति का मेन विलन समाजवाद है, ये समाजवाद ही है जो रूस में क्रांति को प्रेरित करता है। अगर विलन की एंट्री हो चुकी है तो उथल पुथल तो मचेगी। तो आइए अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो होगा हम लोग उथल पुथल का दौर के रूप में पढ़ रहे होंगे, जिसको हम लोग 1905 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, 1905 की क्रांति। 1905 की क्रांति जिसको उथल पुथल का दौर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, 1905 की क्रांति। आइए थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने देखा था जब हम लोग फ्रांस की क्रांति को पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने देखा था कि निरंकुश राजतंत्र से किस तरीके से फ्रांस जो है एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में आ चुका था। ठीक, उसके बाद से उसके प्रभाव से यूरोप के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में संगठित हो चुके थे, लेकिन रूस जो था वो अभी भी एक निरंकुश राजशाही के रूप में कार्य कर रहा था। ठीक, तो हमने कल के क्लास में उदारवादी विचारधारा के लोगों के विषय में पढ़ा था। ठीक, तो वही उदारवादी जो विचारधारा के लोग हैं, उदारवादी विचारधारा के जो लोग हैं, ठीक, ये लोग लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि रूस में भी कम से कम फ्रांसीसी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो जाए, क्योंकि ये लोग उदारवादी हैं और आमूल परिवर्तन को समर्थन ये लोग नहीं देते हैं। इनका मानना यही होता है कि धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। तो ये लोग रूस की क्रांति में थोड़ा सा परिवर्तन चाहते थे। रूस के समाज में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये चाहते थे कि अभी जो रूस है वो निरंकुश राजतंत्र से एक संवैधानिक राजतंत्र की ओर आए। ठीक, और इसमें जो है इनका साथ जो है समाजवादी लोग भी दे रहे थे, समाजवादी लोग दे रहे थे, उदारवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी भी थे इसमें। ठीक,
और हमने बताया कि रूसी समाज में कुछ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी रहते थे। तो इस्लाम धर्म में जो लोग आधुनिकीकरण को मानते थे वो लोग भी इन उदारवादियों, समाजवादियों और राष्ट्रवादियों का साथ दे रहे थे। ठीक, तो एक इस तरीके से 1904-5 के आसपास रूस के समाज में एक ऐसा माहौल बन रहा था जहां पर निरंकुश राजतंत्र की जगह पर संवैधानिक राजतंत्र की मांग हो रही थी। और इसी के बीच में 1904 का दौर आता है। 1904 में क्या होता है, 1904 में महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक, महंगाई जब बढ़ जाती है तब क्या होता है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो रोज़ कुछ न कुछ कमा रहे हैं और रोज़ कुछ न कुछ खा रहे हैं, तो उनकी मतलब जब ये महंगाई बढ़ गई तो उनकी जो वास्तविक आमदनी थी उसमें लगभग 20% की कमी आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सामान को खरीदने के लिए पहले उनको 100 रुपये की ज़रूरत हुआ करती थी, उसी सामान को खरीदने के लिए अब उनको 120 रुपये अदा करने पड़ते हैं। लेकिन उनकी तनख्वाह जो थी, उनकी जो मजदूरी थी वो अभी भी 100 की 100 ही बनी हुई थी। इस प्रकार से महंगाई के एवज में उनकी जो आमदनी है वो 20% कम हो गई थी। इसको हम लोग बोलते हैं कि उनकी वास्तविक आमदनी में 20% की कटौती हो गई। ठीक, और जब ये महंगाई बढ़ जाने से जब श्रमिकों की स्थिति में थोड़ी सी मतलब दशा खराब होने लगी तो ये जो मजदूर वर्ग के लोग थे ये धीरे धीरे संगठनों के रूप में एकत्रित होना शुरू हो गए। और इसी तरीके का एक जो समूह है अस्तित्व में आता है जिसको हम लोग असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के नाम से जानते हैं। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये सबसे बड़े संगठन के रूप में उभर करके सामने आता है। कब? जब 1904 में महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाती है और श्रमिकों की दशा जो है ख़राब होने लगती है और श्रमिक जो है धीरे धीरे संगठनों के रूप में अपने हक के लिए लड़ने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। तो उसी में से एक संगठन जो है सामने आता है जिसको हम लोग असेंबली ऑफ रशियन वर्कर के नाम से जानते हैं। ठीक, और क्या आगे क्या कहानी चलती है कि इसी के 4 सदस्य जो थे वो किसी लोहे की फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं और लोहे की फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो इस मतलब संगठन के 4 सदस्यों को अपनी कंपनी से नौकरी से निकाल देते हैं। उसी के विरोध में इस जो मतलब संगठन के सदस्य हैं वो लोग एक आंदोलन पर बैठ जाते हैं। ठीक, और देखते ही देखते अन्य जो मजदूर संगठन हैं वो भी इनके समर्थन में आ जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद 1,10,000 ठीक है 1,10,000 के आसपास जो मतलब मजदूर हैं वो जो है हड़ताल पर चले जाते हैं। ठीक है, और इसी बीच एक घटना घटती है जिसको हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक, मजदूर जो है वो अभी क्या विरोध कर रहे हैं। ठीक, हड़ताल पर चले गए हैं और मुख्य मांगे उनकी क्या क्या थी। उनकी मांगे बहुत ही मतलब अच्छी थी, मतलब जो ज़रूरी थी वही वो लोग मांग रहे थे। जैसे कि वो लोग काम के घंटे जो है काम के घंटों को 8 घंटे फिक्स करने की मांग कर रहे थे। ठीक है ना, मजदूर लोग जो चाहते थे वो चाहते थे कि हमारे जो काम के घंटे हों वो 8 घंटे फिक्स कर दिए जाएं, मजदूरी बढ़ा दी जाए। चूँकि महंगाई बढ़ चुकी है मजदूरी बढ़ा दी जाए। बढ़ाई जाए और कार्य स्थितियों में सुधार किया जाए। कार्य स्थितियों में सुधार किया जाए। ठीक, ये मुख्य मांगे थी किसकी? श्रमिकों की। ठीक, क्या था कि हमारे काम के घंटों को 8 घंटे फिक्स कर दिया जाए। हालांकि जो है रूस में व्यवस्था अच्छी थी। ठीक, कारखाने में जो बड़े कारखाने होते थे वहाँ सरकार की तरफ से एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर नियुक्त होता था जो कि यही देखता था कि श्रमिकों को नियत जो काम के घंटे हैं उससे अधिक ना काम करना पड़े, जो न्यूनतम मजदूरी तय है उससे कम मजदूरी ना मिले। ये सब व्यवस्थाएँ तो थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो बड़े बड़े कारखानों के मजदूर थे उनको जो है 10 से 12 घंटे काम करना
पड़ता था। और जो हमने बताया था कि कारीगर जो थे, जो अपना खुद का वर्कशॉप चलाया करते थे, उनके यहाँ जो मजदूर काम करते थे उनको लगभग 15-15 घंटे तक काम करना पड़ता था। ठीक, और वहाँ रसियन समाज की जो स्थिति थी मजदूरों की, ठीक है, मजदूरों की, उन मजदूरों में 31% महिलाएं हुआ करती थी। ठीक है ना, 31% जो है महिलाएं हुआ करती थी। ठीक है, और इन महिलाओं के साथ जो है बहुत ही अधिक भेदभाव की स्थिति थी। ठीक है ना, कैसी स्थिति थी? बहुत ही अधिक भेदभावपूर्ण थी। जैसे कि अगर किसी काम के लिए किसी पुरुष को 100 रुपये मजदूरी मिलती है तो उसी काम के एवज में महिला को ज़्यादा से ज़्यादा 75 रुपये और 50 से 75 रुपये की बीच की मजदूरी मिलती थी। मतलब बहुत अधिक अगर मजदूरी मिल गई तो 75 रुपये मिली, उससे अधिक की मजदूरी महिलाओं को उसी काम के लिए नहीं मिलती थी जिस काम के लिए पुरुषों को 100 रुपये आसानी से मिल जाया करते थे। ठीक, ये उस समय की स्थिति चल रही थी। तो ये लोग संगठनों में इकट्ठा होकर के हड़ताल पे जा करके ये अपने जो है कुछ अधिकारों की मांग कर रहे थे। ठीक, इसी बीच जो एक पादरी थे जिनका नाम गैपान था, ठीक है, गैपान, पादरी गैपान जो है इन्हीं मजदूरों को लेकर के राजा के महल के सामने से एक जो है बहुत ही शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये लोग राजा के महल के सामने पहुंचते हैं, इनके ऊपर सैनिक और पुलिस जो है हमलावर हो जाते हैं, इनके ऊपर जो है हमला कर दिया जाता है। और इस हमले में लगभग जो है 100 से अधिक जो मजदूर हैं वो मारे जाते हैं और 300 से अधिक मजदूर जो हैं वो घायल हो जाते हैं। ठीक है ना, और यही जो घटना है इसको खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसी घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, खूनी रविवार। ठीक, और इसी खूनी रविवार के दिन से जो है इस 1905 की जो क्रांति है उसका प्रारंभ माना जाता है। ठीक, जब ये खूनी रविवार की घटना घटती है जिसमें 100 से अधिक मजदूरों की मृत्यु हो जाती है, 300 से अधिक मजदूर घायल हो जाते हैं, जो कि उनकी गलती क्या थी? वो अपने अधिकारों की मांग के लिए राजा के महल के सामने से एक शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। सिर्फ इतना ही इनका दोष था और उसी के लिए इनको जो है मार दिया जाता है, घायल कर दिया जाता है। और इसका जो प्रभाव है वो आम जनता पर भी पड़ता है। विद्यार्थी जो है वो अपने विद्यालयों को छोड़ करके सड़क पर आ गए, विद्यालयों को बंद करने की नौबत आ गई। वकील जो थे, इंजीनियर जो थे, जो डॉक्टर थे, मतलब पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर के इन मजदूरों के हक में खड़े हो गए कि कम से कम ये तो स्वतंत्रता की बात थी, नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए। और अगर ये स्वतंत्रता इनको नहीं है तो यानी कि अगर कल को हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हमको भी ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसलिए वो लोग जो है इन मजदूरों के साथ आकर के खड़े हो गए। और अंततः राजा ने जब बहुत ही ज़्यादा विरोध होता देखा तो उसने जो है एक सांसद की मान्यता दे दी। उसने जो मतलब मांग चल रही थी उदारवादियों की, राष्ट्रवादियों की और समाजवादियों की कि अब जो है रूस को एक संवैधानिक राजतंत्र हो जाना चाहिए। तो राजा ने अपने आप को एक संवैधानिक राजतंत्र के अंदर कार्य करने के लिए मान्यता दे दी। ठीक, उसने जो है ड्यूमा नाम की एक संस्था बनाने की घोषणा की। ठीक है ना, ड्यूमा नाम की एक संस्था बनाने की घोषणा की। ठीक, जो कि एक संस्था होती जो राजा के लिए कानून बनाती और राजा जो है इसकी सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता था। ठीक है ना, तो इस तरीके की एक संस्था बनाई गई, ड्यूमा अस्तित्व में आ गई। लेकिन जो वहाँ का राजा था जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय, ठीक है ना, जार निकोलस सेकंड। ठीक है, जार निकोलस जो सेकंड था ये बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति था। पहले जो है जनता को शांत करने के लिए ये इस ड्यूमा को बनाने की मान्यता देता है और ये वचन देता है कि मैं इस ड्यूमा के अधीन रह करके कार्य करूंगा, ड्यूमा की सलाह पर कार्य करूंगा। लेकिन जो पहली ड्यूमा निर्वाचित होकर के आती है उसको ये 75 दिनों के भीतर ही बर्खास्त कर देता है। ठीक है ना, 75 दिन के भीतर ही इस ड्यूमा को बर्खास्त कर देता है और ये कहता है कि अब हमको एक नई ड्यूमा की ज़रूरत है। इस ड्यूमा में जो लोग हैं वो हमारे काम के नहीं हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, दूसरी ड्यूमा चुन करके आती है और दूसरी जो ड्यूमा जो है इसको 3 महीने के बाद फिर से बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है ना,
दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के बाद फिर से बर्खास्त कर दिया जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि निर्वाचन की जो पद्धति है हमारी वो गड़बड़ है, इसलिए ड्यूमा में गलत लोग चुन करके आ जा रहे हैं, इसलिए ये जो जार निकोलस द्वितीय है ये जो निर्वाचन की पद्धति है उसमें कुछ परिवर्तन करवाता है और उसके बाद अपने समर्थकों को इस ड्यूमा के अंदर ला करके बैठा देता है और जो उदारवादी नेता थे और जो मतलब क्रांतिकारी लोग थे उनको ड्यूमा से बाहर कर दिया जाता है और ये जो है जार निकोलस सेकंड जो है वो फिर से अपने आप को निरंकुश शासक की तरह घोषित करने का प्रयास करता है। ठीक, यहाँ तक की कहानी हो चुकी है। अब हम लोग देखते हैं कि इसी के बीच जो है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस द्वितीय विश्व युद्ध से किस तरीके से रूस की क्रांति जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, जो कि 1914 से शुरू होता है। ठीक है ना, 1914 ईस्वी से शुरू होता है। 1914 ईस्वी में क्या होता है कि यूरोप के जो देश हैं वो 2 गुटों में बट जाते हैं। किस प्रकार 2 गुटों में बट जाते हैं देखने का प्रयास करिएगा कि उस समय हमने बताया कि जो रसिया थी, रूस की जो सीमा थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से सीधे सीधे मिला करती थी। एक सेकंड के लिए आप लोग ये सपोज कर लीजिए कि ये जो हिस्सा है वो जर्मनी है। ठीक है, इसको अगर हम लोग जर्मनी मान लें, ठीक, तो इस जर्मनी से नीचे ठीक लगता हुआ एक देश था जिसको हम लोग ऑस्ट्रिया बोलते थे, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ठीक है ना, और यहाँ ऊपर साइड में एक देश हुआ करता था जिसका नाम था ब्रिटेन। ठीक, और ब्रिटेन के नीचे इस जर्मनी से लगा हुआ एक देश हुआ करता था जिसका नाम है फ्रांस। ये वही फ्रांस है जहाँ की क्रांति के विषय में हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटेन, ये बीच में जो है ये महासागर है, ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है और ये जर्मनी और ये ऑस्ट्रिया, और इस जर्मनी और ऑस्ट्रिया से ही सीमा लगती थी रूस की। ठीक है ना, ये पूरा बड़ा सा हम लोगों का रूस हुआ करता था। ठीक है ना, रूस। ठीक है ना, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है और रूस है। ठीक, तो 1914 में क्या होता है, जो यूरोप के देश हैं, ठीक, ये 2 भागों में पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं? फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है ना, और जो दूसरा ये पहला धड़ा बनता है जिसमें कौन कौन से हैं आपके, ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है और ये रूस है। चूंकि देखिए ये किनारे किनारे हैं, ठीक है, इनको जो है मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया। ठीक, और जो केंद्रीय शक्तियां हैं यानी कि जो बीच के 2 राज्य हैं जर्मनी और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और एक देश और था जिसका नाम था तुर्की। ठीक, ये अलग गुट में बट गए। जर्मनी, ये देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया और यहाँ नीचे साइड में एक और देश हुआ करता था तुर्की। ये तीनों एक तरफ हो गए, ये ब्रिटेन, फ्रांस और ये रूस दूसरी साइड हो गए, और ये मतलब 6 लोग जो है 2 गुट में बट करके आपस में लड़ने लग गए। ठीक, तो हम लोग रूस के परिप्रेक्ष्य में इस युद्ध को देख रहे हैं। ठीक, शुरुआत में जब ये युद्ध शुरू होता है तो रूस के जो लोग हैं, ये मतलब जो राजा है उसको पूरी तरीके से समर्थन देते हैं और इस युद्ध का समर्थन करते हैं। ठीक है, युद्ध शुरू होता है। इधर फ्रांस की सेना जो है इस जर्मनी पर और इस ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर रही होती है, और इधर से रूस जो है इन्हीं देशों पर आक्रमण कर रहा होता है। युद्ध चलता है ठीक ठाक। इधर जो है फ्रांस में क्या है कि फ्रांस में खाइयाँ थी, ठीक, जिन खाइयों में छुप करके फ्रांस के सैनिक जो है इन जर्मनी के और ऑस्ट्रिया के सैनिकों के ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। रूस के सैनिकों को सीधे सीधे जर्मनी और ऑस्ट्रिया में लड़ाई लड़नी पड़ती थी। शुरुआत में तो चीज़ें एकदम ठीक ठाक रहीं, कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचा, रूस के बहुत सारे सैनिक जो है जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में मरने लग गए। ठीक, और जब धीरे धीरे जब 1916 तक रूस की स्थिति कमज़ोर होने लगी तो अंततः जो है रूस के सैनिकों को पीछे की तरफ हटना पड़ा। ठीक, अब चूंकि रूस की सैनिक पीछे हट रहे थे और जर्मनी के सैनिक उनको जो है खदेड़ते हुए आगे आ रहे थे, तो जब रूस के सैनिक पीछे हटे तो उन्होंने अपने पीछे जो फसलें थी, जो मकान वगैरह थे, उनको बर्बाद करते हुए पीछे आए, ताकि उनके पीछे आने वाली दुश्मनों की सेना इन पदार्थों का इस्तेमाल ना कर पाए। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, आप लोग ये समझ गए 2 देशों के बीच की कहानी जो थी। ठीक, तो रूस के सैनिक जो है 1916 तक पीछे हटने को बाध्य हो गए थे। ठीक,
1916 तक स्थितियां बहुत ही भयावह हो गई थी। रूस के लगभग 70 लाख सैनिक मारे जा चुके थे, ठीक। और उनके पीछे हटने की जो प्रक्रिया थी, उस पीछे हटने की प्रक्रिया में उन्होंने जो फसलों को बर्बाद किया, जो घरों को बर्बाद किया, उसमें लगभग 30 लाख लोग शरणार्थी के रूप में बन गए थे, जिनके जो है घरों को तहस नहस कर दिया गया था, जिनकी फसलों को बर्बाद कर दिया गया था, और वो जो है अब दर बदर भटकने के लिए मजबूर हो चुके थे, ठीक है। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि युद्ध कभी भी हुआ है तो युद्ध जो है किसी के पर्सनल फायदे के लिए रहा हो, किसी के नुकसान के लिए रहा हो, लेकिन युद्ध कभी भी होता है तो अंततः मानवता के लिए नुकसानदायक ही साबित होता है। ये 70 लाख लोग बेचारे मारे गए, ये जो 30 लाख लोग जो बेघर हुए, इनका क्या दोष था, ये इसका जवाब देने वाला कोई नहीं बचता, ठीक है ना। और ये तो सिर्फ अभी एक देश की कहानी है, जब पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी। क्यों पूरी दुनिया लड़ रही थी? क्योंकि यही जो यूरोपीय देश हैं, यही पूरी दुनिया को अपनी उपनिवेश बनाए हुए हैं, अपना गुलाम बनाए हुए हैं। तो जब ये युद्ध लड़ रहे थे तो युद्ध सिर्फ यूरोप में न चल करके पूरे विश्व में चल रहा था, ठीक। जो कि अपने उपनिवेशों को, अपने गुलाम बनाए हुए देशों को हर देश अपने तरीके से यूज करना चाह रहा था, और युद्ध में उन देशों को भी झोंक दिया गया था। इसलिए इसको पूरे विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो विश्व युद्ध है, शुरुआत में तो रूस के पक्ष में रहा, लेकिन 1916 तक जब युद्ध लंबा खींचने लगा तो रूस के सैनिक जो है बहुत ज़्यादा मारे जा चुके थे, और वो धीरे धीरे पीछे हटते हैं, और पीछे हटने के क्रम में जो है वो 30 लाख लोगों को शरणार्थी बना देते हैं। और अंदर ही अंदर जो मतलब जार निकोलस की जो मतलब बीवी हैं, महारानी हैं, वो जर्मनी की हुआ करती थी, ठीक, जिनका नाम अलेक्जेंड्रिया हुआ करता था, ठीक है ना, जिनका नाम अलेक्जेंड्रा हुआ करता था। ये अलेक्जेंड्रा जर्मनी की थी, इसकी वजह से, और ये अपने साथ एक सलाहकार लेकर के आई थी जो कि पुरोहित था, जिसका नाम था रासपुतिन, ठीक है। तो इनके जर्मन मूल के होने के कारण जो है रसियन लोगों में इनके खिलाफ बहुत ही आक्रोश पनप गया। लोगों को ये लगने लगा कि ये जो अलेक्जेंड्रा रानी है और जो इनका पुरोहित है, ये लोग मिल करके रूस की सारी जानकारी जो है जर्मनी को पहुंचा रहे हैं, और इसी वजह से हमारे सैनिकों की ये दशा हो रही है। रूस के सैनिकों में इनके खिलाफ जो है आक्रोश भड़क गया, और जो राजशाही है उसकी लोकप्रियता में बहुत ही अधिक कमी हो गई, ठीक है ना। ये भी कारण थे, और इसी जो जर्मन नफरत का कारण है जो रसियन लोगों के मन में था, उन्होंने क्या किया, जो यहाँ का एक शहर था सेंट, जो कि एक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता था, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है ना। चूँकि ये नाम जर्मन मूल का था, इसलिए इन्होंने इस सेंट पीटर्सबर्ग शहर का नाम ही बदल दिया, ठीक है ना। इस तरीके से नफरत जो है इन रसियन लोगों के मन में थी जर्मन लोगों के प्रति, ठीक। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध है, इसके लंबे चलने का खामियाजा जो है सीधे सीधे रूस को भुगतना पड़ा, और इसकी वजह से क्या हुआ कि रूस की जनता में जो है राजशाही के प्रति पूरी तरीके से मोह भंग हो गया, और वो लोग इस राजशाही को समाप्त करने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हो गए। और जो युद्ध चला, उस युद्ध में जो मतलब रूस के मतलब नौजवान लोग थे, स्वस्थ लोग थे, उन सभी को युद्ध में झोंक दिया गया। जो रूस की पैदावार थी, जो रूस का अनाज था, उनको सैनिकों के खाने के लिए भेज दिया गया, और रूस की जो आम जनता थी वो भूख से तड़पड़ाने लगी, और जो है रोटी की दुकानों पर 1916 की सर्दियों से ही लगातार मारपीट और दंगे की खबरें जो है आने लगी थी, ठीक। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर बंद करेंगे, और उसके बाद कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यही सब घटनाएं आगे बढ़ती हैं और आगे जो है रूस की क्रांति को करने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।